Now, welcome in कॉमर्स फैकल्टी। कॉमर्स फैकल्टी में मैं आपका स्वागत करता हूं और कॉमर्स फैकल्टी का सिलेक्शन करते समय बच्चों ने मतलब स्टूडेंट्स ने, उनके माता पिता ने और भी कोई जिन्होंने उनको सलाह दी होगी कॉमर्स लेने की, उन सभी को प्रॉपर डिसीजन लिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बच्चों, प्रेरणा ट्यूशन क्लास इस क्लास की शुरुआत जो केवल कॉमर्स के लिए स्पेशलाइज है, 1974 में हुई, जब मैं एजुकेशन ही ले रहा था। एमकॉम पार्ट 1 में मैं था। तब मैंने देखा कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कॉमर्स के बच्चों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत है और अगर वो उन्हें दिया गया तो वो और अच्छा प्रोग्रेस अपना कर सकते हैं। कोइंसिडेंटली मैं एमकॉम पार्ट 1 में था, स्वयं पढ़ता था किताबों से, और मेरे बड़े भाई साहब जो इस फैकल्टी के जाने माने मार्गदर्शक थे, प्रोफेसर थे, उनके मार्गदर्शन में मैं एमकॉम की पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करते करते ही मैंने 1974 में कॉमर्स की एमकॉम की ट्यूशन लेना शुरू किया। यानी ट्यूशन क्लास का प्रारंभ मेरे एजुकेशन के साथ, एमकॉम के साथ हुआ। मैं स्टूडेंट भी था और ट्यूटर भी था। 75 में मेरा एमकॉम फाइनलाइजेशन हुआ, मतलब फाइनल हुआ। मैं भी यूनिवर्सिटी टॉपर था और इमीडिएट 1 साल के बाद मेरे क्लास का पहला विद्यार्थी, वो भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम धनंजय सरोदे थे और रहे भी। वो कामठी के रेपुटेड कॉलेज में प्रोफेसर करके लगे थे और अभी अभी रिटायर्ड भी हो गए। तो बच्चों, 1974 में लगना ये था कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देना है। उस उद्देश्य से एक क्लास शुरू हुई। उसके बाद क्लास चलते रहे और मेरे जॉब्स भी चलते रहे। कभी एक्साइज में था, कभी फॉरेस्ट में था, फिर एजुकेशन लाइन में आया, पर क्लास कंटिन्यू चल रहा था। और आज 2020 में हम कोरोना के इस तूफान में आके फंसे हैं। तो लगभग
46 ईयर्स इस क्लास के स्थापना को हुआ। इस 46 ईयर्स का एक्सपीरियंस, बच्चों के प्रॉब्लम्स, उनको समय समय में चेंजेस हुए कोर्स में, एडिशनल्स हुए कोर्स में, एक नया मार्गदर्शन, ये प्रेरणा ट्यूशन क्लास, उनके संस्थापक और उनके को टीचर्स सहकार्य करते आए। अभी मैं कॉमर्स फैकल्टी के बारे में 2 मिनट आपसे बात करूंगा। जिन बच्चों ने 11th कॉमर्स में एडमिशन ली वो इस कैटेगरी के होंगे। नंबर 1, एक तो उन्होंने पहले से निश्चित किया होगा कि मुझे कॉमर्स ही पढ़ना है। नंबर 2, जिनको कम परसेंटेज मिला 10th में, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं अभी साइंस तो मिलेगा नहीं, तब हम कॉमर्स में जाएंगे। नंबर 3, साइंस में पैसा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लगता है और कॉमर्स में बहुत ही कम, यानी जिसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक कंडीशन। ये 3 में से कोई ना कोई कारण से आपने 11th कॉमर्स में एडमिशन ली होगी, फिर आपने कॉलेज ढूंढा होगा, फिर कॉलेज के बाद ट्यूशन क्लास ढूंढा होगा या ढूंढोगे। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो 3 पॉइंट बताए, इस 3 में से कोई भी कारण से आपने कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन लिया तो एक प्रॉपर उचित जगह पर, कारण कुछ भी हो आपका कॉमर्स लेने का, उचित जगह पर उचित फैकल्टी में आप आके पहुंचो। मैं कॉमर्स बहुत अच्छा है और बाकी फैकल्टी बोगस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हर फैकल्टी का अपना एक विशेषता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई बच्चे अगर सोचते होंगे, कई माता पिता अगर सोचते होंगे कि मजबूरन हम कॉमर्स में गए, तो ऐसा नहीं है। मुझे यही बताना है, आप मजबूरी से आए होंगे या अपने बहुत इच्छा से आए होंगे, पर पहुंचे तुम उचित जगह पर, उचित फैकल्टी में। एक ऐसी फैकल्टी है जो जॉब ज्यादा देती है, यानी जॉब यानी नौकरी ज्यादा देती है, और नौकरी नहीं भी दिया या आपको नौकरी पूरा एजुकेशन होने के बाद नहीं भी मिली, तो भी आप में खुद का व्यापार, छोटा सा दुकान, बड़ा दुकान चलाने की क्षमता, कैपेसिटी निर्माण करती है ये फैकल्टी आप में। तो मन में से बिल्कुल निकाल लो कि एक फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, बहुत जबरदस्त फैकल्टी है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि लोगों को ज्ञान दिलाने से ज्यादा अच्छा रहता पहले कृति, एक्शन अपने आप पर ले। मेरे दोनों बच्चों को 10th में, एक लड़का एक लड़की, 90% एंड अबोव मार्क मिले। उनको एजुकेशन पढ़ाने की मेरी क्षमता भी थी, पर मैंने उन दोनों को समझा के बताया और उन्होंने भी आग्रह नहीं किया, उन्होंने भी ये बोला कि हमको भी कॉमर्स ही पढ़ना है। अब इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे घर का एग्जाम्पल है, मेरी बहू ये कॉमर्स वाली है, मेरे भतीजे सब कॉमर्स में पढ़े हैं। तो घर का एग्जाम्पल देकर ही मैं सिद्ध कर रहा हूं कि अगर कॉमर्स फैकल्टी अच्छी नहीं होती, या इसमें पोटेंशियल नहीं होता, या इसमें डेवलपमेंट के चांस नहीं होते,
तो मैं मेरे बच्चों को, मेरे भतीजों को, मेरी बहू को इस फैकल्टी में कभी लाता ही नहीं। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल काफी हो गया आपके लिए कि कॉमर्स फैकल्टी एक इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है और उसमें आपने सिलेक्शन में चतुराई बताई बोलो, या उसको हम बोलेंगे प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर समय पर लिया, यह आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा 1 मिनट में ही, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। मेरा इंट्रोडक्टरी स्पीच इसलिए मैं देता हूं, उसको मोटिवेशनल स्पीच बोलो, इंट्रोडक्टरी बोलो, कि पहले जिस फैकल्टी में आप आए हो उस फैकल्टी के बारे में हम और हमारी कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना। देखो, अगर कोई डॉक्टर बनते हैं, स्कॉलर होते हैं, संशोधन करते हैं, या कोई आर्टिस्ट नाटक में, न ड्रामा में या पिक्चर में काम करके हीरो हीरोइन बनते हैं, फिर भी इन सभी को कॉमर्स फैकल्टी के अकाउंटेंट की जरूरत होती है। अरे देखो, एक ऐसी फैकल्टी है कि दूसरे फैकल्टी वालों को भी, इस फैकल्टी की, हर फैकल्टी वालों को, प्रत्येक प्रोफेशनल व्यक्ति को हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट की आवश्यकता है। यहां तक अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आप कुछ वस्तुएं होलसेल में लाकर, चिल्लर बेचकर, अपने एरिया में बेचकर आप छोटा सा व्यापार भी कर सकते हैं। क्यों? व्यापार करने के सभी टेक्निक्स इस फैकल्टी में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि आत्मनिर्भर करने वाली यह एक फैकल्टी है। डॉक्टर बनने के बाद, मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर रहा हूं गंदे। डॉक्टर बनने के बाद अगर अपना नर्सिंग होम लगाने की फाइनेंशियली ताकत नहीं है, हमको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ता। पर उस वक्त हम डॉक्टर बनने के बाद मार्केटिंग नहीं कर सकते। पर एक कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम होने के बाद, एमकॉम होने के बाद छोटे से छोटा व्यापार भी कर सकता है। और एक खासियत बताता हूं, हमारे कॉमर्स फैकल्टी में एक एमबीए करके कोर्स है। एमबीए में एडमिशन करने के लिए, वो बीकॉम के बाद होता है, एमबीए में एडमिशन करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, सीईटी। और वो एमबीए में एडमिशन के लिए किसी भी फैकल्टी का बच्चा एडमिशन ले सकता है। ओरिजिनली कोर्स कॉमर्स फैकल्टी का है, पर उसको अगर हमारे कॉमर्स फैकल्टी में जो एमबीए है, वो एमबीए एमबीबीएस के बाद डॉक्टर भी कर सकते हैं। एखादा आर्ट फैकल्टी का व्यक्ति होगा जिसने एमए किया, बीए किया, वो भी कर सकता है। और इतिहास ये बताता है, जो मैंने देखा है, कि मैंने कई बच्चे ऐसे देखे कि जो डॉक्टर की एमबीबीएस करने के बाद एमबीए में आए हैं, एमबीए में एडमिशन्स लिए हैं। कुछ इंजीनियर्स होने के बाद, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई होने के बाद एमबीए करते हैं। और स्पेशली आज तो इंडस्ट्रीज में केवल बीई होगा तो कोई पूछता नहीं उसको, पर बीई के साथ अगर एमबीए होगा तो उसको तड़ से जॉब मिल जाता है। आज हमारे एमबीए को, जो कॉमर्स फैकल्टी का एक कोर्स है, इतनी डिमांड है। अब इससे समझ गए होंगे आप
कॉमर्स फैकल्टी का इम्पोर्टेंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी है। अभी तो एमबीए में स्पेशलाइजेशन भी आ गया। एमबीए केवल मार्केटिंग में, एमबीए हॉस्पिटैलिटी में, एमबीए ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सारे संसार में जो डेवलपमेंट्स प्रोग्रेस चल रहा है उसमें जो फैकल्टियां आगे बढ़ रही, उसमें कॉमर्स फैकल्टी भी एक जबरदस्त प्रभाव लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे बताना है, सारा बहुत इंपॉर्टेंस ऑफ फैकल्टी बताया मैंने, कि ये समझ के चलो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन आत्मनिर्भर हो जाओगे। कैसे? छोटी मोटी वस्तुओं बेचोगे, हो सकता है दुकान लगाओगे, हो सकता है आप में से कोई एक आधा मैन्युफैक्चरिंग पंखे का प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन चालू करोगे। तो ये फैकल्टी का इंपॉर्टेंस है। अभी कॉमर्स फैकल्टी में कुछ और कोर्सेस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको आप सीए बोलते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, इनके पूरे अकाउंट्स चेकिंग और ऑडिट किए जाते हैं। दूसरी एक डिग्री है आईसीडब्ल्यूए। जनरली आईसीडब्ल्यूए ये डिग्री वो लोग करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उसके बाद एक डिग्री है एमबीए, जो मैंने अभी आपको बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। उसके बाद और एक है कंपनी सेक्रेटरी। बड़े बड़े कंपनियों में आप व्यापार संभालने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की भी आवश्यकता होती है। तो कॉमर्स फैकल्टी के लीडिंग कोर्सेज के नाम मैंने आपको बताए। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर हम बीकॉम के बाद हमको जॉब मिलेगा क्या? मैंने बताया ना आपको, जॉब आगे अवेलेबल होगे इसकी गारंटी कम है। गवर्नमेंट जॉब तो लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम हर रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में देखते भी है कि प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण हो रहा। यानी स्वतंत्रता के बाद हमने जो सोशलिज्म बोलो समाजवाद स्वीकार किया था, उसके तरफ से हम कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण के तरफ जा रहे हैं। और पूंजीकरण में अधिकतर व्यवहार प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहते। तो आपको जॉब मिलेगा भी, मिलेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम है। प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल पाया, खुद का छोटा सा बड़ा बिजनेस भी चालू करेंगे। अगर आपको जॉब भी नहीं मिला और बिजनेस भी नहीं करना चाहते, तो मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें पैसों की आवश्यकता बहुत कम होती, केवल दिमाग लगाना पड़ता। मार्केटिंग एजेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, अमेज़न। आज अमेज़न कंपनी स्वयं की कोई भी चीज बनाती नहीं, दूसरे का कंपनी का माल कस्टमर के घर तक वो पहुंचा देती है। आज वो इस संसार की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है।
तो इसको ही बोलते हैं मार्केटिंग एजेंसीज। ये बड़ी मात्रा में हो गई, लार्ज क्वांटिटी में। वैसा छोटी क्वांटिटी में भी बिजनेस एजेंसी करते, जैसा कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में मान लो 400-500 मकान है, आप हर मकान में जाके विजिट कर सकते हो कि सर आपका किराना लाके दो क्या, इतवारा में जो है होलसेल मार्केट के रेट में लाके दूंगा, जो भी आपका बिल बनेगा उस पर मेरे को केवल आधा % दे देना। उनको समझा के बताना कि आपका पेट्रोल बचेगा, आपकी तकलीफ बचेगी, कोई चीज अगर बेकार निकली तो मैं वापस ले जाऊंगा, दुकानदार को वापस करके बदला कर लाऊंगा। फिर इस आपके एरिया में अगर 500 मकान है, 500 फैमिलीज रहती है और 50 फैमिलीज का भी किराना लाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, तो भी आप अपना खुद का परिवार चला सकते हो। और आज बॉम्बे में, पूना में, बड़े बड़े शहरों में इसी तरह से लोग अपना पेट पालते हैं। क्यों? नौकरी मिलती नहीं, व्यापार शुरू करने के लिए पैसा नहीं, तो फिर क्या, फिर ये कि 10 लोगों को मिलाना, उसके बाद उनके पैसों से उनको ही सामान लाके देना, प्रामाणिकता से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज म्हणजे सेवा, और अपने को 2 पैसे कमीशन मिलाना। इस तरह के बिजनेस केवल कॉमर्स फैकल्टी में ही है जो आप कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि हमको तो बहुत बड़े बनने की उम्मीद है, हमको तो बहुत आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ोगे नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? आपको मैं बहुत अच्छा एक नाम देता हूं, DS के एक के फॉर कुलकर्णी, डी फॉर दत्ता। एक पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, बॉम्बे में लोगों के मकान में वो पेपर डालते थे, न्यूज़पेपर। फिर लोगों ने उनको अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, काम बताना शुरू किया। अरे बेटा, हमको ये नल का पाइप थोड़ा बदला के देगा क्या? प्लम्बिंग का काम भी किया उसने, प्लम्बिंग एंड नल, छोटे मोटे बातें। इलेक्ट्रिक के बटन बदल के देते थे। फिर कुछ लोगों ने उनको घर का पेंटिंग दिया, भाई हमारे रूम का पेंट करके देखो, हम आपको पैसे देंगे। इन छोटे छोटे कामों से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और बॉम्बे, पुणे और महाराष्ट्र के एक जबरदस्त कुलकर्णी एसोसिएट DS के करके प्रसिद्ध थे, दत्ता सकाराम कुलकर्णी। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये उन्होंने हाउसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट किया और एक पूरे नेशनल लेवल पर आ गया है। उनके दुर्दैव से या उनको अच्छे लोग न मिलने से या उन्होंने अपना कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ाने से कहीं पर उनकी ध्यान नहीं गया होगा, तो कुछ लोगों ने पैसों का दुरुपयोग किया और दुर्दैव से आज वो जेल में है। तो कहने का मतलब है, दोनों चीजें इसमें आ गई जो मैंने बताया ना एग्जाम्पल। कैसी? पेपर बांटने वाला व्यक्ति बंबई पुणे का एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्टर, फेमस कॉन्ट्रैक्टर, ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर बनता है और थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने की हो सकता है लालच हुई होंगी, हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो व्यापार को बहुत ज्यादा फैलाकर लोगों पर विश्वास डालता है, अपने कर्मचारियों पर, और वो इनको डुबाते हैं। इसमें 2 बातें क्या पड़े? छोटी सी बात लेकर भी आप जिंदगी आगे बढ़ा सकते हो। पहली बात, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में दूसरों के हाथ में पैसों के व्यवहार दोगे तो जेल में भी जा सकते हो। जैसी कॉइन, कॉइन म्हणजे शिक्का, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात नाणं, 2 बाजू असतात।
अशाच तुम्हाला मी यातून दोन बाजू समजावून सांगितल्या, म्हणून यातून अर्थबोध घेण्यालायक, व्यवस्थित समजण्यालायक ह्या घटना आहेत. अशी खूप उदाहरणं देता येईल. मी स्वतःच देतो. माझे वडील शेतकरी होते. शेतीमध्ये फारसं काही मिळत नव्हतं. आम्ही 5 भाऊ होतो, सगळ्यात लहान मी. म्हणून वडिलांनी, आम्ही वर्धा जिल्ह्यातले, आमच्या वडिलांनी पोरांना, मोठ्या पोरांना अमरावतीमध्ये शिकायला पाठविलं. अमरावती में पढ़ने को भेजा. फिर एक भाई पढ़े, फिर दूसरे भाई भी पढ़ने गए. तो खेती का इनकम तो था नहीं उतना पिताजी के पास, खेती भी कम थी. तो छोटा सा उन्होंने व्यापार भी चालू किया, अनाज का वगैरह. और उन पैसों में से पहले बच्चे को पढ़ाया. पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे, हमारे सेकंड नंबर के भाई को बुला लिया, सेकंड ने थर्ड को बुलाया. ऐसा बढ़ाते बढ़ाते मेरा भी नंबर आया. और एक दिन मेरे को भी नागपुर में लेके आए मेरे भाई साहब. किसान का बेटा था. आज मैं गर्व नहीं, मुझे इसके ऊपर क्या ईगो या बोल अहंकार नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं इस संस्था का स्थापन करके हम भाई लोगों ने एक साथ रहकर लगभग 450 लोग प्रेरणा ग्रुप में काम करते हैं. और एक ईमानदार संस्था, ईमानदार लोग करके हमारी पहचान है. मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया. खेती में मैं काम करता था, पिताजी के साथ हम भाई लोग अनाज भी बेचते थे. हर एक दूसरे को मदद किया. कुछ हमारे समाज के लोगों ने भी, या हमारे मित्र परिवार में गोस्वामी है, गोस्वामी साहब का परिवार, कदरेकर सर, इन्होंने भी हमको मदद किया. और ईमानदारी के बलबूते पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए. एक डीएस के कुलकर्णी साहब का और दूसरा खुद का मेरा. ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, पर ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए काफी है. बच्चों, अभी आपका सुदैव यह है, एंड गुड लक, कि 10th की आपकी एग्जाम हो चुकी थी. एक ही पेपर बाकी था और कोरोना ने अपने देश में प्रवेश किया. ये एक खुशी की बात है. प्रवेश किया ये खुशी की बात नहीं है. आपकी एग्जाम हो चुकी थी, ये खुशी की बात है. और अभी हम 6, 7, 8 महीने से कोरोना के साथ लड़ रहे हैं. तो आपका 11 का कोचिंग, चाहे फैकल्टी कोई भी हो, ये ऑनलाइन शुरू होने जा रहा. डेफिनेटली ऑनलाइन की पढ़ाई और एक्चुअल क्लासरूम की पढ़ाई में पढ़ाने वाला वही होता है, पढ़ने वाले भी वही होते हैं, पर ऑनलाइन की पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं होती. मजबूरी है, हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा. क्यों? देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके माता पिता के साथ शेयर करना. वो एग्जाम्पल ऐसा है, आप कोई ड्रामा देखने जाओ, ड्रामा, नाटक, वहां पर सब कलाकार लाइव आपके सामने एक्टिंग करते रहते हैं. वो देखने की मजा कुछ और है. ऐसा बिल्कुल नाट्य गृह जिसको बोलेंगे हम, ऐसा बिल्कुल ऐसा रहता कि बिल्कुल खूब मजा मिलती, देखने में आनंद मिलता. और वो अपन पिक्चर देखते हैं उसी का शूटिंग करके, उसमें उतना आनंद नहीं आता. वैसे ही क्लासरूम है, क्लासरूम कोचिंग का इफेक्ट कुछ अलग ही आता और ऑनलाइन का कुछ अलग आता. मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा. अभी देखो, मोबाइल को हम अपोज करते थे, स्पेशली मैं सबसे ज्यादा.
क्लास के बच्चों को एवं मेरे घर के बच्चों को भी मोबाइल नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भगवान ने समय ही ऐसा लाया, जिस मोबाइल को स्कूल वाले कॉलेज वाले बंदी कर रहे थे, मोबाइल के ऊपर बंदी थी, बंदी आपको मालूम है, मना थी, वो मोबाइल ही अभी स्कूले चला रहा, और हम बोल रहे बेटा मोबाइल खरीद ले। इसको बोलते हैं समय का मार, समय की मार। देखो समय ने कहां लाके खड़ा कर दिया। जो मास्टर मोबाइल के लिए लड़के को मारता था, वो मास्टर खुद बोलता है बेटा मोबाइल ले ले, पिताजी को बोल। यह है समय का, भगवान का डंडा। ये कहां चलेगा, कैसा चलेगा, कोई बता नहीं सकता। अभी मैक्सिमम बच्चे भी मोबाइल में घुस गए। अब टीवी का भी महत्व उतना कम रहा, ना टीवी भी बच्चे देखते नहीं, अपना मोबाइल ले देखिए। मोबाइल में टीवी आ गया ना, मोबाइल में हर चीज आ गई, पिक्चर भी आ गई, सब न्यूज भी आ गई, तो टीवी का को देखेंगे। और टीवी लेकर अपन रास्ते से तो घूमते नहीं, पर मोबाइल लेकर घूम सकते हैं। इसलिए हाथ में मोबाइल है, यानी पूरी दुनिया आपके हाथ में है। पन बच्चों, मैं आज भी एक चीज बोलता हूं, मोबाइल लेना आज की आपकी जरूरत हो गई, पर मोबाइल का उपयोग आप केवल पढ़ाई के लिए, है ना, पढ़ने के लिए और आवश्यक बातों का कम्युनिकेशन करने के लिए ही करो। मोबाइल कान को लगाकर मित्र से 1 घंटा बात करते होगे तो आपके लिए बेकार है। एक बार आपका एजुकेशन पूरा कर लो, ग्रेजुएशन बोलो, अने बीकॉम, एमकॉम पढ़ लो, एमबीए, अपने कमाई का मार्ग ढूंढो, और फिर एक नहीं 5-5 मोबाइल लेके घूमो। लेकिन शिक्षा, एजुकेशन पूरी होने तक मोबाइल के एडिक्ट मत होना, क्योंकि आपका ध्यान अगर मोबाइल में घुस गया तो पढ़ाई में रहेगा नहीं। पढ़ाई आपकी जिंदगी बना देगी, आपको टॉप पर पहुंचाएगी, और मोबाइल आपकी जिंदगी समाप्त कर देगा। मोबाइल एक अच्छी चीज है, पर वो आपको नौकरी लगने तक, आपने व्यापार शुरू करने तक उसका उपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित रखो, या आवश्यक कम्युनिकेशन तक। आवश्यक कम्युनिकेशन यानी क्या, जो बात अपने को करना है वहीं तक। उसमें दिन भर के तेरे यहाँ सब्जी क्या बनाई, मेरे यहाँ ये सब्जी बनाई, ये सारी चीजों को, उसको अनावश्यक चीजें उस पर बातचीत मत करो। बच्चों, अभी थोड़ी सी आपको डाइवर्शन देता हूं। सब्जेक्ट, आप कॉमर्स फैकल्टी में आए हो तो 10वीं तक सभी बच्चे लगभग एक समान सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर 11वीं से ये सब्जेक्ट्स कॉमर्स वालों के अलग हो जाते हैं, साइंस वालों के अलग हो जाते हैं, आर्ट्स वालों को अलग हो जाते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट है, डेफिनेटली इनका संबंध 10 तक जो सब्जेक्ट पढ़े उनसे लगभग नहीं का है। हाँ, एक आधे स्कूल में अगर 9th क्लास में, 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाया होगा तो बात अलग है। पर अभी ये जो सब्जेक्ट आपको 11 में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे, ये टोटली आपके लिए नए होगी, और वो साइंस वालों से मैच नहीं करेंगे, दूसरे किसी भी फैकल्टी के साथ मैच नहीं करेंगे। केवल लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी,
वो सभी की एक समान होती है, आर्ट की, कॉमर्स की या साइंस की। तो आपको नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट आपको बोर लगेंगे, लेकिन नहीं, शुरू से सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कॉम्पिटेंट टीचर आपको मिला और उस टीचर ने आपको इंटरेस्ट डेवलप करा कर दिया, तो ऐसे जबरदस्त सब्जेक्ट है हर फैकल्टी में कि बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर पढ़ना शुरू किया तो बहुत नॉलेज बढ़ जाता है। आपके सब्जेक्ट है 11 के, इंग्लिश कंपलसरी, मराठी या हिंदी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दूसरे के और में भी आता है। और फिर ये लैंग्वेज हो गई। ये लैंग्वेज तीनों फैकल्टी में सेम है, किताब भी सेम है उसके। पर 11 कॉमर्स में आपको जो नवीन सब्जेक्ट पढ़ना है कॉमर्स फैकल्टी के, उसमें एक मेरा सब्जेक्ट पहले बताऊंगा मैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैं सब्जेक्ट का नाम ही बताता हूं, बाद में उसके काम बताऊंगा। दूसरा है एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तीसरा है ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। और चौथा है इकोनॉमिक्स। आपकी माता या आपके पिता, इनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से आता है। अर्थशास्त्र बोलते हैं उसको, अर्थ है ना पैसा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कॉमर्स के 11th में और 12th में। बीकॉम में फिर सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। अभी बच्चों एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि अभी आपने, आपके डैडी ने, आपके मम्मी ने, हो सकता है दादा दादी ने, नाना नानी ने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, रेडियो पे सुना भी होगा कि एजुकेशन का नया पैटर्न आया। और ये नया पैटर्न बहुत कुछ भारत को आगे लेके जाने वाला है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, बेमतलब कि मैं बकवासबाजी करता नहीं हूं। मैं इतना ही बताता हूं, नया पैटर्न जो आया उसका केवल नेचर, प्रारूप आया, एप्लीकेशन यानी वो अभी लागू नहीं हुआ। वो कब से लागू होगा ये भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई आइडियाज क्लियर नहीं किया। इसलिए आपको पुराने पैटर्न, पुराने कोर्स से एजुकेशन सिस्टम में ही आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आप बीकॉम में पहुंचोगे या एमकॉम में, तब नया पैटर्न अप्लीकेबल हो चुका होगा। ये सब फ्यूचर है, भविष्य में क्या होगा आज बताना उचित नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है, बताया है, पर आपको वो अप्लीकेबल नहीं है। यानी दिमाग में से निकाल लो कि नया कुछ हमको है क्या। बहुत बार क्या होता है, पेपर में पढ़ लेते और सर लोगों को पूछते। दुर्दैवी की बात क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता। हमारे समाज में बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता, पर अपने अपने मन से वो फेंकते रहते। तो इसलिए मैं प्रॉपर सलाह देता हूं एजुकेशन के बारे में। नया एजुकेशन पॉलिसी आपको अप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं है। बच्चों अभी मैं आपका थोड़ा सा पुराना पैटर्न आपको बता देता हूं। आपको 11th 12th ये 2 साल बोर्ड के एग्जाम देना है। मतलब ये 2 साल आपको बोर्ड में पढ़ना है। बोर्ड ये क्या है? बोर्ड एक प्रकार की यूनिवर्सिटी का छोटा स्वरूप है। 11th में कॉलेज की एग्जाम होती है, 12th में बोर्ड की एग्जाम होती है।
तो 11th-12th आपको बोर्ड, हायर सेकेंडरी बोलते हैं इसको। अब 10वीं पास हो के आए ना, वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, उसको सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है 11th-12th। फिर आप 12th होने के बाद आप बीकॉम का कोर्स करोगे। कोई बीकॉम करेगा, कोई बीबीए करेगा, कोई बीसीसीए करेगा, तो कोई लॉ फैकल्टी में जाएगा। ये ग्रेजुएशन के कोर्स है, कॉमर्स फैकल्टी के 3 साल के हैं, यानी ग्रेजुएशन होने को आपको 3 साल लगेगा। और ग्रेजुएशन होने के बाद बीकॉम वगैरह बीबीए होने के बाद 2 साल फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमकॉम, एमबीए, एमसीए ये डिग्रियां करोगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपको और पढ़ना है तो पुराने कोर्स में एमफिल है, नवीन इसमें बंद हो गया हो, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद पीएचडी, पीएचडी एक रिसर्च डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये सारी एजुकेशन की आपकी लाइन है। 11th-12th बोर्ड, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी करो, एमफिल करो, या फिर लेक्चरर बनना है तो नेट सेट की एग्जाम दो। ये पुराना पैटर्न है, इसी में आपको पढ़ना है। नया पैटर्न आपको अभी तक लगा नहीं है। अभी आप फैकल्टी में तो आ चुके हो, तो मैं 1-2 चीजें आपको बता देता हूं। आप सुनो मत सुनो, वो आपका वैयक्तिक पर्सनल डिसीजन रहेगा। जो लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है आपके माता पिता को, बहन को, हो सकता है एखादे के दादा को भी मैंने पढ़ाया होगा, हो सकता है। क्योंकि मैंने, जो मेरा पहला स्टूडेंट, दूसरा पहले बैच का स्टूडेंट था, उसका पोता 11th कॉलेज में, मेरी कॉलेज में पढ़ता है, प्रेरणा में। तो पहली बात ध्यान में रखो, लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको स्वीकार करना है। अगर ऑलरेडी आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपके माता पिता ने रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हर माता पिता अपना बच्चा डिसिप्लिन में ही रखते हैं, तो कुछ बच्चे डिसिप्लिन मानते ही नहीं। सक्सेस का पहली स्टेप है डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। समय पर उठना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर पहुंचना। अगर अपने को कॉलेज 11 बजे का है तो 11:15 बजे अपने प्रीमाइसेस में पहुंच जाना। एग्जाम अगर 2:30 बजे की है तो 2:15 बजे सेंटर पे पहुंच के वहां 5-10 मिनट आराम करना। गलत कोई चीज नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना। ये सारी चीजें डिसिप्लिन में आते हैं, इसको पहले स्वीकार करो। दूसरा, डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? डेडिकेशन कोई भी काम पूरा ध्यान देकर करना, जी जान लगाकर करने को हम सिंपल भाषा में डेडिकेशन कहते हैं। जैसा माँ ने आपको बोला, जा रही सब्जी की लिस्ट है, ये 4-5 प्रकार की सब्जियां हैं, ये पैसे ले और मार्केट से सब्जी लेके आ। फिर आप गए, बैग लेकर, थैली लेकर गए, पैसे लेकर गए। जो दुकान पहले आया उनको बोला, भाई 2 किलो आलू देना। जो दुकानदार के पास गए और वह सामान उठा के लेके आए। आपने आपकी ड्यूटी पूरी किया। मम्मी ने सामान लाने को बोला तो सब्जी आपने ला के दिया, पर आपने वो डेडिकेशन से नहीं किया। डेडिकेशन से करना होता तो आप आलू खरीदने के पहले, कोई भी सब्जी परचेस करने के पहले 4 दुकान में घूमते। वो मार्केट में जो अच्छे दुकान है उनको घूमते, 4 जगह
उसके रेट पूछते, रेट पूछने के बाद उसकी क्वालिटी देखते कि भाई यहाँ तो आलू 5 रुपए किलो है, वहां पर 6 है, पर क्वालिटी कौन सी अच्छी है। पूरा ध्यान लगाकर अगर आपने सामान खरीद कर लाया, मम्मी ने बताया हुआ, तो डेडिकेशन के साथ है। ध्यान में रखना, काम करना और डेडिकेशन के साथ करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो डेडिकेशन यानी अपने आप को कोई भी काम में झोंक देना। बस आप पढ़ाई करने बैठोगे तो पढ़ाई ज करोगे, पढ़ाई का नाटक नहीं करोगे। ये तो किताब आपके सामने है, उसी रूम में पिताजी टीवी देख रहे थे, एक आंख टीवी के तरफ है, दूसरे आंख छोटे भाई क्या करते हैं उसके तरफ है, आप पढ़ाई कर रहे पूरी हरामखोरी के साथ। इवन आंखों से वो किताब देखते भी नहीं कि क्या लिखा है, पूरी डैडी क्या कर रहे, मम्मी क्या कर रही, डैडी मम्मी की तरफ क्या एक्शन कर रही, डैडी के ध्यान में आया कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। ये सारी चीजें करने से बेटर है बेटा पढ़ाई डेडिकेशन से कर, क्योंकि वही तेरे को आगे लेके जाने वाली है। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो डिसिप्लिन अलग चीज है, डेडिकेशन अलग चीज है, और तीसरी सैक्रिफाइस, त्याग करना। ये जिंदगी में जिसने सैक्रिफाइस करना पढ़ लिया और जिंदगी को जीत लिया। सैक्रिफाइस करना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, और आप सामान्य बनो और सैक्रिफाइस करना पढ़ो। अब सैक्रिफाइस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप ही के घर में का। आप ही के घर में डैडी ने मिठाई लाई, आपकी छोटी बहन है, बड़ा भाई भी है, और छोटी बहन बोलते नहीं मेरे को पूरा लड्डू होना, आपकी इच्छा खाने की है। वो अपनी इच्छा बाजू में रखकर अगर वो लड्डू या मिठाई या जो भी चीज लाई अपने बहन को दे दिया, इट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस, त्याग करना। त्याग करने के लिए बहुत बड़ी, मोदी जी के जैसा नहीं बोलूंगा मैं, 56 इंच की छाती वगैरह हो ना, वो पॉलिटिकल भाषा तो मुझे आती नहीं, पर बहुत बड़ा मन होना। जिसने त्याग सीख लिया उसने जिंदगी जी लिया। दूसरों, आपने अपने आपके पास सामने वाला लड्डू या मिठाई जो डैडी ने लाई बहन को दिया, उसने न मांगते हुए दिया, बेटा तू ये ले, मेरे बहन का नाम मान ले सोनाली है, ले बेटा सोनाली खा ले। और वो खाते समय उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखोगे तो आपको भी लगेगा कि आपने एक नहीं 2 लड्डू खा लिए। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, जिंदगी का आनंद उठाना अपने त्याग में से। करके देखो, बहुत सारी चीजें जिंदगी में करने लायक है, और इस आधुनिक युग में बहुत कम लोग हैं कि जो आपको अच्छी चीजें बताने वाले बचे हैं। हमारे टीचरशिप में तो रहे ही नहीं, लगभग नहीं के बराबर हो गए। पहले गुरुकुल था, गुरुकुल, राजे महाराजे लोग अपने बच्चे पढ़ाने के लिए या आम जनता गुरु के पास, गुरु यानी टीचर, टीचर के अपर पोस्ट है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ झाड़ के नीचे बैठकर वो गुरुजी बच्चों को ट्रेन करते थे, और फिर कुछ साल के बाद अपने उनके माँ बाप को हैंड ओवर कर देते थे। ये गुरुकुल था। ये सारी चीजें वो गुरु पढ़ाते थे। कौन सी? डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस। और वो व्यक्ति जब गुरु के पास आकर अपने घर में रहता था, पहले गुरु के इसमें रहते थे वो आश्रम में, तब वो एक सच्चे नागरिक बनते थे। आज हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए, इच्छा भी होगा तो भी कोई चालू नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है। हमारा देश बहुत ज्यादा सपाटे से डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा कि पॉपुलेशन ने हमारी स्पीड कम कर दिया। जैसा कि
फॉर एग्जाम्पल, एक पिताजी को, ए नाम के पिताजी को 2 बच्चे हैं, बी नाम के पिताजी को 5 बच्चे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए नाम के पिताजी 2 बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, बहुत आगे ले जाने के लिए वो फाइनेंशियली मदद करेंगे, बच्चों पर ध्यान देंगे। पर बी नाम के पिताजी को 5 बच्चे हैं तो किसी पर भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आने वाला इनकम 5 बच्चों के एजुकेशन पे खत्म होगा। किसी भी बच्चे को प्रॉपर नहीं पढ़ा पाएंगे, 5 बच्चों को अपना समय नहीं दे पाएंगे, 5 बच्चों को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाएंगे। क्यों बताया मैंने आपको? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जैसा पिताजी ये है उसके तरह है, और इंडिया की पॉपुलेशन जैसा मैंने बताया ना पिताजी भी है उसके तरह है। हमारा पैसा ज्यादा लोगों में बढ़ जाता है, हर एक के हिस्से पर कम आता है। पिताजी ने एक ही लड्डू लाया, घर में आप अकेले बच्चे होंगे तो पूरा लड्डू आप ही को मिलेगा। दूसरे पिताजी ने एक ही लड्डू लाया, 5 बच्चे होंगे तो हर बच्चे के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि पॉपुलेशन के कारण हमारी प्रोग्रेस की स्पीड कम हो गई। ये सारी चीजें आपको कॉमर्स फैकल्टी में आगे पढ़ना है। अभी मैंने बता दिया आपको, डिसिप्लिन में रहो, डेडिकेशन के साथ करो, सैक्रिफाइस करना सीखो। और बच्चों, आपके घर में आपके माता, आपके पिताजी, नाना नानी, दादा दादी जो भी हो गया, अंकल मामा जो भी हो गए, उनका रिस्पेक्ट करना पड़ो। रिस्पेक्ट हमारे मन में बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए कम होते जा रहा। क्यों? टेलीविजन जब से इंडिया में घुसा तब से इंडियन कल्चर नष्ट होने लगा और हमारे बच्चे माता पिता पर ही एग्रेसिव होने लगे। रिस्पेक्ट करो अपने माता पिता का, और सवेरे जब आप उठते हो तो एक काम करना भी, आप 11th में आए हो, दिन भर आपके माताजी, आपके पिताजी, हो सकता है आपका बड़ा भाई कमाता होगा, तो कितनी मेहनत करते हो क्या के लिए? आपको पढ़ाने के लिए। तो आपका एजुकेशन देने के लिए आपके माता पिता, भाई, हो सकता है दादा दादी, जो मेहनत करके, त्याग, सैक्रिफाइस करके अपनी इच्छाएं बाजू में रखकर आपकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, तो वो ध्यान में रखो। तो ऑटोमेटिक माता पिता के लिए रिस्पेक्ट आपके मन में आ जाएगा। जब आपको लगेगा कि मेरे पिताजी 5 बजे उठते हैं, घर का भी थोड़ा काम करते हैं, माता को मदद, माता भी सर्विस करती है, बेचारे दोनों जॉब पर जाते हैं, शाम को आते, फिर भी खाना पकाते, अपने को खिलाते हैं, पढ़ाते भी है, अच्छे नजरिए से देखोगे तो माता पिता का रिस्पेक्ट अपने आप में खुद ही आ जाएगा। और अगर माता पिता पढ़ा रहे तो उपकार थोड़ी कर रहे हैं, उनकी तो ड्यूटी है, ये सोच रखोगे तो एक दिन यही सेंटेंस आप जब सुनोगे और किसी से, तो फिर पछताओगे। रिस्पेक्ट, सैल्यूट टू मदर, फादर एंड और एल्डर्स। अभी एक बात बस, मेरा मार्गदर्शन, इंस्पिरेशन बोलो या कुछ भी बोलो, उसको जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ खत्म करने जा रहा हूं। 10th के बाद आप लोग कॉलेज ज्वाइन करते हो, जूनियर कॉलेज। कुछ जूनियर कॉलेजेस स्कूल को अटैच रहते हैं, तो जैसी 10th तक डिसिप्लिन रहती है वैसी 11th 12th में भी रहती है। पर कुछ जूनियर कॉलेजेस डिग्री कॉलेज को अटैच रहते हैं, अटैच है ना, जुड़े हुए हैं, तो वहां पर डिसिप्लिन नहीं रहती। तो जब आप 11th में डिग्री कॉलेज से अटैच जूनियर कॉलेज में जाते हो तो आपको लगता है
कि साला एकदम फ्रीडम मिल गया, क्लास पे गया क्या, नहीं गया क्या, घर से निकला और पिताजी को मालूम भी नहीं करेंगे, बाहर भी घूमेंगे तो क्या पता लगता। तो ये स्वतंत्रता आपको मिली ऐसा आपको लगता है। यानी 10वीं तक जो स्पंज, मालूम है आपको स्पंज, उसको अगर दबा के रखा, इतना बड़ा स्पंज है, दबा के रखा कितना सा बनता है, ऐसे आप 10वीं तक थे। 11वीं में जब डिग्री कॉलेज के साथ अटैच 11th क्लास में जाते हो तो एकदम स्पंज छोड़ देते हो, फूल जाते हो और ऐसे घूमते हो रास्ते से जैसे जानवर घूम रहे। तो ये सारी चीजें अपने आप में मत आने दो, क्योंकि स्वतंत्रता मिली मतलब 10th के बाद डिसिप्लिन स्कूल का कम हो गया, तो हम स्वतंत्र होकर कैसा भी रह सकते हैं, ये अपने मन में आने मत दो। अगर ऐसा आ गया और आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देश बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता मिलने के लिए भारत को लोगों ने छाती पर गोलियां खाई और अंग्रेजों को यहां से भगाया। और इस स्वतंत्र भारत में बहुत क्या बोलेंगे, निराश होकर बोलना पड़ता कि एक समाज का आदमी अपने समाज के दूसरे को गोली से उड़ा देता है। वो स्वतंत्रता उन लोगों ने आपको मिला दिया, उसका फायदा नहीं। आपको ये लगता है अपने मन से पूरा दुनिया चलने को ना, ऐसा होता नहीं। स्वतंत्रता का उपयोग अच्छा करो। स्वतंत्रता का उपयोग ऐसा मत करो जिसके कारण दूसरे को हानि पहुंचे। दूसरी बात, अभी लास्ट पॉइंट मेरा आता है सिलेक्शन ऑफ कॉलेज एंड सिलेक्शन ऑफ ट्यूशन क्लास। तो 11th में आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया ये मुझे नहीं मालूम। मैंने मेरे ही कॉलेज में लो ऐसा भी नहीं बोला। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता इनको डिसिप्लिन चीज मालूम है, मेरा नेचर मालूम है, वो बच्चे वो माता पिता अपने बच्चे 11th कॉमर्स में यही डाले होंगे। हो सकता है कुछ 11th सीबीएसई में होंगे, हो सकता है कुछ 11th स्टेट में होंगे। पर ध्यान में ये रखना है, कॉलेज का सिलेक्शन डिसिप्लिन के बारे में, आदतों के बारे में काम में आता। वैसे ही ट्यूशन कहीं भी लगाओ, वो लगाते समय उस ट्यूशन क्लास का इतिहास देखो कि यहाँ पर किस प्रकार से पिछले 10-15 साल में पढ़ाई होती है। ये अपने सीनियर्स लोगों से पूछो, क्योंकि कंपटीशन की इस युग में ट्यूशंस वालों ने भी अपने लेवल छोड़ दिया है। 45 मिनट के या 1 घंटे के पीरियड में 10 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट दूसरे पर कमेंट्स करते हैं गंदे। उसी क्लास में डांस भी बढ़ा देते हैं लड़कों को। अनडिसिप्लिन क्लास में अगर आप चले जाओगे तो आप गलत रास्ते पर लगोगे। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्लास, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, ये आपके लगाते सिलेक्शन करते समय माता पिता, 2-4 समाज के व्यक्ति, कॉमर्स फैकल्टी के सीनियर पढ़े हुए बच्चे, टीचर्स, सारी इंक्वायरी करके लगाना। कहीं भी लगाओ। तो बच्चों, मैं हद से ज्यादा भूल गया हूं, आप भी अपेक्षा करता हूं कि हद से ज्यादा पढ़ोगे। कहीं भी पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाने की सीमाएं तोड़ दो। गलत काम की सीमाएं नहीं बोल रहा मैं। और ये पढ़ाने की सीमा और पढ़ाई की सीमा डेडिकेशन के साथ झोंक दोगे उसमें,
तो हो सकता है कि आप अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाओगे, अच्छा सक्सेस बिजनेसमैन होगे। क्योंकि हर सक्सेस बिजनेसमैन की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बच्चों ने या लोगों ने जीरो से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करके कहाँ के कहाँ पहुँचे। हमारे देश के माजी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, देखिए उनका इतिहास के भी चरित्र पढ़ के देखो बायोग्राफी, बहुत सारे लोग जो टॉप पर पहुंच गए उनके आत्मचरित्र पढ़ के देखो तो उससे आप इंस्पायर होंगे। हमारे देश के रेपुटेड उद्योगपति टाटा, इनका पूरा इतिहास पढ़ो। मैंने दूसरा कोई नाम नहीं लिया, मैं टाटा की बात कर रहा हूं, क्योंकि टाटा में जो गुण है वो दूसरे में नहीं मिलेंगे। तो एनीवे, अभी ये कैमरे के सामने से हटने का मेरा समय आ गया। अब मैं आपको एक बार बेस्ट ऑफ लक देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके अभी तो मोटिवेटर करके आपके सामने आया था, नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटर करके आपके सामने आऊँगा। और अगला मेरा वीडियो होगा कॉमर्स फैकल्टी के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पढ़ाने की शुरुआत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा लेकिन आपको मैं देख नहीं सकता, ठीक है? ओके।